जूरी ने बताया कि कुछ ही महीने पहले एक हत्या हुई है विमल मेश्राम नाम के इंसान की। वो पंचायत का उप मुखिया था। कहते हैं वो टाटा का आदमी था। उसने सारा सामान ढो लिया था और आगे चल पड़े थी। उस समय भी पुरुषवाद बहुत था पार्टी में। तो उसके लिए क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन ने कैसे पार्टी के अंदर ही इनकलाब लाए। कह रहे अभी काफी चीजें ठीक कर दी हैं, पर अभी भी काफी चीजें ठीक करनी बची हैं। एक दिन जब लेखिका अपने घर पर मौजूद थी तो उनके दरवाजे के नीचे से कोई एक लिफाफा डाल गया। लिफाफे के अंदर लिखा था कि लेखिका को छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में माँ दांतेश्वरी मंदिर में मौजूद रहना था। 2 दिन का समय बताया था, जिसमें 4 विशिष्ट समय बताए गए थे। ये इसलिए किया गया था 2 दिन और 4 विशिष्ट समय कि कभी मौसम की खराबी या कोई तकनीकी खराबी के द्वारा लेखिका अगर एक समय पर ना पहुंच पाए तो दूसरा समय भी उनके पास उपलब्ध होगा। पहचान के लिए उनसे बोला गया था कि आप माथे पे एक टीका लगा के आए, नारियल लेकर आएँ एक, और एक कैमरा लेकर आएँ। और जो उनको लेने आएगा वहाँ उसके पास केले होंगे कुछ, और एक आउटलुक की मैगज़ीन आती है वो होगी, जिससे पहचान हो पाए, दोनों एक दूसरे की पहचान कर पाएँ। और एक पासवर्ड भी बताया था, वो पासवर्ड था नमस्कार गुरुजी। दांतेवाड़ा जो वैसे तो बहुत ही भारत के अंदर का इलाका है, पर बहुत अजीब है क्योंकि अंदर का होने के बावजूद भी उसमें हालात बिल्कुल बॉर्डर वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो वैसी जगह है कि जहाँ पुलिस सादी वर्दी में है और विद्रोही यूनिफॉर्म में है। वहाँ पे जेल का सुपरिटेंडेंट खुद जेल में बंद है और कैदी आज़ाद हैं। जिन लोगों ने महिलाओं का शोषण किया वो बाज़ार में आराम से घूम रहे हैं, पर जिन महिलाओं का शोषण हुआ वो पुलिस थानों में बंद है। तो बहुत ही अजीब जगह थी। इंद्रवती जो नदी थी उसके पार के इलाके को पुलिस कहती थी ये पाकिस्तान है। बहुत ही अजीब जगह ऐसी थी कि वहाँ पे जो बच्चे थे वो आवारा घूम रहे हैं, स्कूल नहीं जाते। वहाँ के गांव खाली पड़े हुए हैं पर जंगल भरे हुए हैं। स्कूल क्यों नहीं जाते बच्चे? क्योंकि या तो स्कूल की बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ा दिया गया या वहाँ पुलिस ने अपने बैरक बना दिए। सरकार ना इस जंग से मुकरती ना इसे अपनाती। होम मिनिस्टर चिदम्बरम साहब कहते थे कि ये ऐसी कोई जंग चली नहीं रही है, पर सरकारी रिकॉर्ड दिखाते कि बहुत सारा पैसा इस जंग को दिया जा रहा है। और सरकारी रिकॉर्ड ये भी दिखाते कि बहुत सारी जो फौज है उसकी तैनाती हो रही है वहाँ पे। तो कुछ सही नहीं था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जगह है क्या, जंग चल रही है, जंग नहीं चल रही, हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आता। एक तरफ खड़ा है देश का सेना बल, सरकारी संसाधन और सारा मीडिया, दूसरी तरफ आदिवासी, पर जिनमें भरपूर मनोबल है, मनोबल पूरा है उनमें। जो माओवादी हैं और जो आपके अर्धसेना है, अर्धसेना यानी पैरामिलिट्री जिसे कहते हैं, इनका पुराना रिश्ता है। ये एक दूसरे से पहले भी भिड़ चुके हैं, 50 के दशक में, 60 के दशक में, 80 के दशक में। ये सब जैसे तेलंगाना में, बिहार में, बंगाल में, झारखंड में, इन सब जगह ये पहले भी आपस में भिड़ चुके हैं। दोनों एक दूसरे के दाव पेचों से अच्छी तरह वाकिफ़ है। शहरी लोगों के लिए ये एक आम बात है सोचना कि ये जंग तो आदिवासियों के और सरकार के बीच में है, हम क्या करें। पर भूलना नहीं चाहिए कि आदिवासियों के द्वारा जो विद्रोह दर्ज किया जा रहा है ये आज का नहीं बल्कि कई 100 सालों से है। इन्होंने पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया, साहूकारों ज़मींदारों के खिलाफ विद्रोह किया। कभी इनकी जीत होती, कभी हार होती। इसमें ना जाने कितने आदिवासी मारे गए, फिर भी इनका मनोबल टूटा नहीं। बल्कि आज़ादी के बाद जो पहला विद्रोह हुआ था वो बंगाल के नक्सलबारी इलाके में हुआ था। वहीं से इनका नाम नक्सल रख दिया गया था। अन्याय के खिलाफ विद्रोह हुआ था और नक्सलबारी में जो हुआ था उनका जो नाम रख दिया नक्सल, तभी से रख दिया था। और आज की डेट में किसी भी माओवादी, किसी भी आदिवासी को हम नक्सल बुला देते हैं, गलत है वो। क्योंकि नक्सलबारी में जो विद्रोह हुआ था उसका वहाँ पे जो लोग थे उनका नाम नक्सल रखा गया था, सबका नहीं था, पर फिर भी बुलाया जाता है। संविधान की मदद से सबको आज़ादी मिली, पर ये आदिवासियों के साथ उल्टा ही हुआ। इनकी ज़मीन ही संविधान की वजह से ही दुर्घटना पूर्व
इनकी जो ज़मीन थी इनसे ले ली गई। क्यों? क्योंकि उसको सरकारी ज़मीन घोषित कर दिया गया। इनके कई अपने तौर तरीके होते हैं जिसको उनके तौर तरीक़ों को अपराध घोषित कर दिया गया। आपको हाईवे बनाने हैं, बांध बनाने हैं, कोई बढ़िया बिल्डिंग बनानी है लंबी लंबी बड़ी बड़ी, तो इन्हीं को अपनी ज़मीनें खाली करनी पड़ी। जो हमारी भारत है, इसकी जो तरक्की है, आर्थिक तरक्की है, जो विकास है, उससे खुशी औरों को सबको मिलती है, पर इन बेचारों को सिर्फ उसका खामियाजा ही भुगतना पड़ा है। लेखिका लिखती हैं कि पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पे सरकारों ने कई सारी कंपनियों के साथ सौयों डील या फिर समझौते साइन करे हैं। और उसमें क्या बनाने के समझौते हैं? एल्यूमिनियम रिफाइनरी, आपका स्टील प्लांट, पावर प्लांट, बांध, खदानें, ये सब बनाने के कॉन्ट्रैक्ट साइन करे हैं। तो जब ये इसमें अरबों पैसे निवेश करे गए हैं, तो जब इनका पूर्ण इस्तेमाल किया जाएगा तो अपनी ज़मीन सिर्फ आदिवासियों को ही खाली करने के लिए मजबूर किया जाएगा। बाकी सबका तो मुनाफा होगा, सिर्फ यही लोग होंगे बेचारे जिनका नुकसान हो रहा होगा। तो यही वजह है इस जंग की। आपने अपने ही नागरिकों के खिलाफ एक जंग छेड़ दी, और सरकार और माओवादी की जो जंग है, आपस की जो बीच की जंग है, इसमें पिसेगा कौन? आम गरीब आदिवासी। वही पिसेगा इन दोनों की जंग के बीच में। सरकार कंपनियों के लिए लड़ रही है और माओवादी अपने लिए, और बीच में पिस रहा है कौन? आदिवासी। घर से निकलने से पहले लेखिका अपनी माँ से बात कर रही थी, और माँ ने थकान के प्रभाव में आकर एक बात कह दी कि इस देश को शायद से अब इनकलाब ही बचा सकता है। इंटरनेट पर बड़े बड़े लेख आ रहे थे कि लेख लिखे जा रहे थे कि बहुत सारे पुलिस के वरिष्ठ ऑफिसर इजराइल गए हैं ट्रेनिंग लेने। किस चीज़ की ट्रेनिंग लेने? कि इन माओवादियों को जड़ से कैसे ख़त्म करें, कैसे इनको निकाल मारें जंगलों से। और सरकारी रिकॉर्ड भी दिखाते हैं। सरकारी रिकॉर्ड में क्या दिखता है कि सरकार इजराइल से बहुत सारे हथियार ले रही है सिर्फ इसी उद्देश्य से। लेखिका अपने घर से निकल पड़ी। रायपुर से दांतेवाड़ा जाने तक का 10 घंटे का सफ़र था। हाईवे पे पुलिस की गश्त थी, पुलिस हर जगह तैनात थी, पर हाईवे पे ही सिर्फ, जंगलों के अंदर नहीं। क्यों? क्योंकि जंगलों में सिर्फ दादा लोग का राज चलता था। दादा लोग कौन थे? दादा वहाँ के कॉमरेड थे। कॉमरेड कौन होते हैं? कॉमरेड वो शब्द होता है जिससे वामपंथी एक दूसरे को संबोधित करते हैं। तो जब भी आगे आने वाली वीडियो में आपको कॉमरेड बोल के बताऊंगा। कॉमरेड मतलब एक शब्द होता है जिससे वामपंथी लोग आपस में बुलाते हैं एक दूसरे को। जैसे हम लोग बोलते हैं भाई साहब, भाईजान, तो ऐसी कॉमरेड उनको बोलते हैं जो वामपंथी आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर लेखिका माँ दांतेश्वरी मंदिर पहुंची बताए हुए निर्धारित समय पे। तो उनसे मिलने एक छोटा सा बच्चा आया। बच्चे ने एक पर्ची दी उनको जिस पे लिखा था आउटलुक मैगजीन नहीं मिली। तो लेखिका ने कहा अच्छा, मतलब लेखिका को बताया गया था कि आउटलुक मैगजीन लेकर आएगा, जो भी लेने आएगा तुम्हें, और केले लेकर आएगा। तो लेखिका ने पूछा अच्छा केले? तो वो लड़का कह रहा कि भूख लगी थी, खा लिए। लेखिका ने कहा अच्छा चलो। फिर वो वहाँ से निकल पड़े। मंदिर से जैसे ही बाहर निकले 2 मोटरसाइकिल आई। बच्चे ने कहा इस पर बैठना है, तो दोनों बैठे और एकदम से निकल पड़े। हाईवे पे निकल पड़े। और किस तरफ जा रहे थे? वो जंगल की तरफ जा रहे थे। तो उसी रोड के किनारे लेखिका को थोड़ी देर आगे चल के एक पुलिस स्टेशन भी दिखा। लेखिका को पुलिस स्टेशन याद आ गया। कुछ टाइम पहले वो लेखिका वहाँ आई थी पुलिस स्टेशन में एसपी से मिलने, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी से मिलने वहाँ पे आई थी। और एसपी ने एक अजीब बात बोल दी, पर उसने एक हास्यात्मक तरीके से बोली थी कि जी आदिवासियों से लड़ने का फ़ायदा नहीं है, जंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक काम करिए, हर आदिवासी घर में एक टीवी लगा दीजिए। जब पूरे दिन टीवी ही देखते रहेंगे, उसमें मगन हो जाएंगे, तो इनकलाब के बारे में तो भूल ही जाएंगे। चलते चलते बाइकें जो थी वो शहर की सीमाओं से बाहर चली गई 3 घंटे के सफ़र के बाद, और फिर रुकी जाकर नदी के किनारे। तो मंगटू उतरा। मंगटू कौन था? वो छोटा सा बच्चे का नाम था मंगटू। तो मंगटू उतरा और लेखिका को बोला आप भी उतरिए साथ में। नदी के पार वो इलाका था जिसको एसपी साहब पाकिस्तान बुलाते थे। ठीक है। तो
वहाँ पे जब देखा तो उनका एक इंतज़ार कर रहा था, एक थोड़ा बड़ा लड़का, उसका नाम था चंदू। तो चंदू एक साइकिल पे था अपने साथ और इंतज़ार कर रहा था, साफ़ पानी लेकर और बिस्किट लेकर, लेखिका के लिए साफ़ पानी और बिस्किट लाया था। और उसने कहा कि चलिए आगे चलना है, और उन्होंने पहाड़ पे आगे चढ़ना शुरू कर दिया जंगलों के अंदर। फिर आगे चलते चलते वो एक गांव में पहुँचे। गांव थोड़ा विभिन्न प्रकार का था, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो घर थे वो काफ़ी दूरी दूरी पे थे, काफ़ी दूर थे एक दूसरे से। ऐसे ही एक घर में वो घुसे, मंगटू, चंदू और लेखिका। तो जब वो घुसे तो वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, सबने एक दूसरे को कहा लाल सलाम, लाल सलाम। लाल सलाम क्या होता है? वामपंथी लोग एक दूसरे को जब मिलते हैं तो लाल सलाम बोलते हैं। लाल सलाम जैसे हम लोगों में प्रणाम, नमस्कार, सलाम अलैकुम ऐसा बोलते हैं, वो लोग लाल सलाम बोलते हैं। तो सब बैठे, खाना आया, खाना बना था लेखिका के लिए, चिकन करी बनी थी, चावल बने थे, तो उन्होंने सबने खाया खाना। वहाँ पे उनके लिए खाना बना के रखा हुआ था उस घर में, गाँव में। खाना जब खा लिया उसके बाद लेखिका ने अपना बैग खोला, उसमें से एक दरी निकाली, चादर, सोने के लिए। किसी ने साथ में ही बीबीसी रेडियो, बीबीसी हिंदी रेडियो चलाया हुआ था। सुनते सुनते लेखिका की आँख लग गई। फिर सुबह 5 बजे उठे और 6 बजे निकल पड़े अपने आगे का सफ़र के लिए। चलते गए चलते गए, दोपहर को 11 बजे तक धूप बहुत तेज़ हो गई थी, तो और कठिन हो गया था चलना। फिर थोड़ी देर और आगे चले इतनी धूप में, फिर एक गांव में रुके खाना खाने के लिए, आराम करने के लिए, और इंतज़ार करा कि धूप कम होगी तब निकलेंगे आगे। फिर वहाँ पे भी खाना था उनके लिए, खाना बनाया गया। कच्चा पपीता होता है, मसूर दाल, चावल, ये सब था लेखिका और उनके साथियों के लिए। तो खाना खाया और थोड़ी देर सो गए आराम करने के लिए कि धूप कम होगी फिर आगे निकलेंगे। वहीं जब आराम कर रहे थे तो लेखिका का कुछ खाली गत्ते के कार्टन पड़े हुए दिखे, तो थोड़ी दंग रह गई देखकर कि कार्टनों पर जो लिखा था वो ये लिखा था कि इसके अंदर अभी तो खाली हैं, पहले जो सामान रखा हुआ था वो विस्फोटक सामान रखा हुआ था। तो वहाँ वो कार्टन पड़े हुए उनको दिखे, गत्ते के कार्टन। 2 बजे फिर दोपहर के वहाँ से निकल पड़े। उनको जाके कॉमरेड दीदी से मिलना था। कॉमरेड दीदी वो थी जिनको पता था कि आगे का सफ़र क्या है, उसकी जानकारी थी उनको। पर खबर ये आई कि कॉमरेड दीदी अभी तक आई नहीं है, तो इन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो एक सरकारी स्कूल के बाहर वो इंतज़ार करने लगे। सरकारी स्कूल खाली पड़ा हुआ था और बड़ा अजीब सा था, क्योंकि वहाँ खिड़कियाँ नहीं थी, खिड़कियों की जगह लगाए हुए थे स्टील के बड़े बड़े शटर, और बड़ा अजीब से आकार का स्कूल था। तो जब चंदू से बात करी तो चंदू ने बताया कि भैया उसका आकार देखो, वो आकार इस तरीके से बनाया गया है कि जब पुलिस को ज़रूरत पड़े तो वो स्कूल बंकर की तरह इस्तेमाल हो सके, पुलिस बंकर की तरह, और इस तरीके से इस्तेमाल हो सके कि चारों दिशाओं के आपको आकलन रहेगा कि आपको जानकारी मिलती रहेगी कहाँ से कौन आ रहा है। तो लेखिका ने पूछा कि यहाँ बच्चे नहीं आते पढ़ने? कह रहे बच्चे क्या हैं, टीचर ही नहीं है। क्यों नहीं है टीचर जी? हमने, कह रहे हमने नहीं भगाया टीचरों को। टीचरों को, जो उसने बोला, आपके चंदू ने बोला, वो ये बोला कि टीचर को हमने नहीं भगाया, हम सिर्फ पुलिस वालों को भगाते हैं। पर टीचर इसलिए नहीं आते क्योंकि भैया जब आपको घर बैठे बैठे तनख्वाह मिल जाएगी तो आप क्यों आओगे पढ़ाने? सीधी सीधी बात है, ऐसी जगह पे आप पढ़ाने ही क्यों आओगे? फिर वहीं उनकी मुलाकात 15-20 साल के कुछ युवाओं से हुई। वो कुछ लुंगी पहन के आए हुए थे, कुछ साड़ी पहन के आए थे, लड़का लड़की दोनों सब थे। तो चंदू ने बताया कि ये गांव की टोली है, हर गांव की अपनी एक टोली होती है, उसका काम होता है कि गांव में छोटे मोटे सारे कामों में हाथ बढ़ाना और गांव की पहरेदारी करना। ये जगह वैसे सलवा जोधुम के दायरे से बाहर की जगह थी। तो उनसे बात करने लगी। उनके पास धनुष बाण थे, कुल्हाड़ियाँ थी, चाकू छुरियाँ थी, ये सब चीज़ें थी उनके पास सुरक्षा करने के लिए। और दीदी का पता लगाया, कॉमरेड दीदी का, तो उनकी अभी तक कोई खबर नहीं थी। तो उसके बाद ये सब लोग जंगल के अंदर चले गए, अपना झिल्लियाँ उन्होंने बिछा दी थोड़ा सोने के लिए, आराम करने के लिए रात को। और चंदू ने बोला कि मैंने दीदी, कॉमरेड दीदी के लिए संदेश भिजवा दिया है, और संदेश मिलते ही सबसे पहले कॉमरेड दीदी हमसे मिलने यहाँ पर आ जाएंगी। तो बाकी सब लोग सो गए। हर वक्त 2 या 3 लोग जाग रहे थे पहरेदारी करने के लिए, बाकी सब लोग सो रहे थे। तो जब वो सारे बच्चे, युवाएं जो थे सारे, वो जब सो रहे थे तो लेखिका उनको देखते हुए यही सोच रही थी कि यार ये माओवादी हैं, तो हैं तो बच्चे ही, पर सिर्फ क्योंकि उनका कसूर ये है कि वो माओवादी हैं, एक दिन ये भी बेचारे मार दिए जाएंगे।
अगले दिन दोपहर को दीदी आई अपनी पूरे 15-20 लोगों के साथ उनसे मिलने। तो ये लोग पीएलजीए का हिस्सा थे। पीएलजीए क्या होता है? पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। तो इनके पास थोड़े आधुनिक हथियार होते हैं, जैसे एसएलएस राइफल, AK-47, इस तरीके के हथियार इनके पास होते हैं। टीम का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे कॉमरेड माधव। कॉमरेड माधव आंध्र से थे और जब वो 9 साल की उम्र के थे तब से वो पार्टी में हैं। तो वो लोग मिलने आए और दीदी ने आते ही सबसे पहले क्या किया कि माफ़ी मांगी कि जी आने में देरी हो गई, एक गलत फहमी की वजह से उनको समय का पता नहीं चला और आने में देरी हो गई। फिर सब लोग कैंप की तरफ निकल पड़े थे। कैंप काफ़ी देर चलने के बाद वो कैंप पहुँचे और कैंप पहुँच के देखा तो 100 की तादाद में वहाँ पे माओवादी आदिवासी थे। तो आराम करने की वो जगह थी, वहाँ पे सबको एक एक नीली झिल्ली मिली हुई थी, चादर सी, जिस पे वो सोएंगे। पर लेखिका के लिए एक नीली झिल्ली भी रखी थी और एक छोटा सा आशियाना भी लगाया हुआ था। तो वहाँ वो सब लोग पहुँचे आराम करने के लिए। फिर कैंप में उनकी मुलाकात कॉमरेड नर्मदा से हुई। कॉमरेड नर्मदा क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन की प्रधान थी। उनके सर पे सरकार ने जिंदा या मुर्दा पकड़े जाने का इनाम भी रखा हुआ था। वहाँ पे कॉमरेड राजू से भी उनकी मुलाकात हुई, जो बाहरी संचार मतलब एक्सटर्नल कम्युनिकेशन संभालते थे। और कॉमरेड मासी से भी उनकी मुलाकात हुई लेखिका की। कॉमरेड मासी दिखने में तो छोटी सी थी, पर उन्होंने लेखिका को बताया कि उनका पढ़ने में काफ़ी रुझान है, उनको किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, पर जंगल में किताबों की कमी होने के कारण वो शिक्षा ले नहीं पाती, ज़्यादा पढ़ पाती नहीं है। फिर जल्दी से दौड़कर एक आदिवासी एक खबर लेकर आया कि पड़ोस के ओंगार गांव में पुलिस ने 5 लोगों को मार गिराया है, जिसमें से 4 माओवादी थे और एक आम नागरिक। लेखिका का जो दिल था वो सहम गया। विचार किया कि क्या ये वही बच्चे तो नहीं हैं जिनसे वो भी मिलके आई थी, वो जो गाँव की टोली थी। फिर थोड़ी देर में एक और शख्स आए जिनको देख के सब लोग खुश हो पड़े। उनको डॉक्टर साहब कहते थे, वो डॉक्टर थे और वो काफ़ी सालों से डांटेवाड़ा के जंगलों में काम करते थे आदिवासियों का जो चिकित्सा है उसके लिए। तो डॉक्टर साहब को देख के सब खुश हो गए। रेडियो चलाया तो उस पर खबर सुनने में आ रही थी कि जो होम मिनिस्टर साहब है उन्होंने आदिवासी जो जगहें हैं, जो माओवादी प्रभावित प्रदेश हैं, उनके सबके मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई। उसमें बिहार और झारखंड के मुख्यमंत्रियों ने आने से मना कर दिया। इलेक्शन का समय पास आ रहा था। इलेक्शन के समय ये लोग आदिवासियों के खिलाफ कुछ ज़्यादा बोलते नहीं हैं, कहते हैं माओवादी तो हमारे बच्चों समान है, वोट चाहिए ना, इसलिए कहते हैं बच्चों समान है। ये सुनकर सब रेडियो सुन के सारे आदिवासी हंसने लगे। लेखिका की मुलाकात फिर कॉमरेड कमला से हुई। उनको बोला गया कि कॉमरेड कमला आपकी सुरक्षा के लिए है। रात को जब आप अपनी झिल्ली में आराम कर रही हो और आपको कहीं जाना हो तो 5 मीटर से ज़्यादा दूर ना जाएं बिना कॉमरेड कमला के। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉमरेड कमला को वहाँ के रास्ते पता थे और आम नागरिकों के लिए जंगल में रात को खोना सामान्य सी बात है, तो रास्ता ना भटक जाए, इसलिए कॉमरेड कमला के साथ लेखिका को रखा गया। तो सुबह के लिए कॉमरेड कमला ने उनको एक रिफाइंड तेल का पैकेट दिया, ऐसे प्लास्टिक का पैकेट नहीं आता वो, और उसके साइड में कट लगा हुआ था कोने में। क्यों दिया? कि अपने शौच के लिए, अगर आपको पानी का मग्गा जैसे आप लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके शौच के लिए पानी भरने के लिए वो पैकेट दिया गया। तो लेखिका देखकर हैरान थी कि आदिवासी कोई भी सामान ख़राब नहीं होने देते, ज़ाया नहीं होने देते। वो छोटी से छोटी चीज़ का भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल निकाल लेते। जैसे इस पैकेट को फेंकने नहीं दिया, कहीं से भी ये पैकेट मिला उनको, वो फिका नहीं, वो भी इस्तेमाल हो गया। कॉमरेड जो थी वो कमला, वो मात्र 17 साल की थी, 17 साल की बच्ची थी। पर लेखिका यही सोच रही थी कि पुलिस के हाथ पड़ गई तो क्या होगा। मतलब वो एक पिस्टल रखती थी अपने साथ सुरक्षा के लिए, पर पुलिस के हाथ लग गई तो पुलिस तो पहले उसका शोषण करेगी और फिर मार डालेगी। क्योंकि पुलिस के लिए तो एक 17 साल की बच्ची भी राष्ट्र विरोधी विद्रोही है, 17 साल की बच्ची। लेखिका की मुलाकात फिर कॉमरेड वेन्नू से कराई गई। वो वहाँ के सबसे वृद्ध और शांत किस्म के इंसान थे। वो लेखिका को माओवादी इतिहास के बारे में बताने लग गए। भारत में जो माओवादी जितना इतिहास रहा है, वो उन लोगों में से थे कॉमरेड वेन्नू जो सबसे पहले 49 माओवादी भारत के थे, सबसे पहले के,
उनमें से थे। वो काफ़ी वृद्ध इंसान थे, तो इतने पुराने हो सकते थे। तो सबसे पहले 49 जो थे माओवादी भारत के, उनमें से वो थे। फिर कॉमरेड वेनू ने बताना शुरू करा कि जो डांडे कन्या का इलाका है वो अंग्रेज़ों के समय से गोंडवाना कहते थे। तो जब आज़ादी हो गई, आज़ादी मिल गई हमें, तो उसके बाद अलग अलग प्रदेशों की रेखाएं खींची गई। तो बताते हैं कि अब तो हम बहुत सारे प्रदेशों में हमारा इलाका माना जाता है, क्योंकि रेखाएं जो खींची गई थी वो इनको तोड़ने के लिए खींची गई थी। तो कह रहे हम तो रेखाओं पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं भैया, हम तो जंगलों से निकलते हैं, तो कब कौन से प्रदेश की रेखा हम पार कर दें हमें पता भी नहीं चलता। जंगलों में उन्होंने अपने खुद के रास्ते बना लिए थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो प्रदेशों की रेखाओं से उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, ऐसा कॉमरेड वेनू ने बताया। और फिर आगे भी और माओवादी इतिहास के बारे में, भारत में जो माओवादी इतिहास था उसके बारे में लेखिका को बताना उन्होंने शुरू करा। माओवादी संगठन PWG यानी पीपल्स वॉर ग्रुप इस जंगल में आए हुए सबसे पहले प्रचारवादी लोग नहीं थे। इनसे पहले भी और लोग आए थे, जैसे रामकृष्ण मिशन और गायत्री समाज के लोग। इन्होंने यहाँ स्कूल खोले। स्कूल खोलने का असली उद्देश्य ये था कि अपना प्रचार बढ़ा सके। धीरे धीरे लोगों को, आदिवासी लोगों को वापस हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे थे। हिंदू बनाना चाहते थे तो उनको उनकी जाति भी याद दिलाना चाहते थे। तो ज़्यादातर लोग तो इनसे प्रभावित नहीं हुए, पर गांव के जो बड़े ज़मींदार थे और भी बड़े लोग थे वो इनसे प्रभावित हो गए। इन्हीं में से एक लोग थे महेंद्र कर्मा नाम से एक व्यक्ति था, जिन्होंने बाद में सलवा जुदुम की स्थापना भी करी, महेंद्र कर्मा। तो ऐसे जो बड़े ज़मींदार थे उनको ब्राह्मणों का दर्जा दिया गया, और जो लोग इनकी विचारधारा के साथ नहीं थे, ज़्यादातर गरीब और पीड़ित लोग, उनको कटवा शब्द से संबोधित किया। मतलब ये उन लोगों को बोला गया जो अछूत बुलाए जा रहे थे, तो ये एक गाली की तरह उनको ये बोला गया। तो उनको याद दिलाते रहे कि तुम हमारे साथ नहीं हो तो तुम ये हो, जो हमारे साथ है उन्हें हमें ब्राह्मण का दर्जा दिया है। तो यही पीड़ित लोग जो थे सबसे पहले माओवादियों के समर्थक बने, क्योंकि पीड़ित थे। फिर कॉमरेड वेनू ने बताया कि जब ये लोग शुरू में आए थे यहाँ पे, तो इनको सब शक की नज़र से देखते थे सारे आदिवासी। ये आए थे आपके बस्तर और चिरौली इलाकों में आए थे, और पहले गांववासी इनको शक की नज़र से देखते थे। ना कोई खाना पानी पूछता था, ना कोई बात करता था। पुलिस ने भी ये बात फैलानी शुरू कर दी कि ये लोग जो आए हैं ये चोर हैं। पर धीरे धीरे जब माओवादियों ने आदिवासियों के लिए आंदोलन करना शुरू करा उनके हक के लिए, तब धीरे धीरे हालात बदलते हुए सबसे पहला अभियान जो था वो था आदिवासियों को तेंदू के पत्ते का सही दाम दिलवाना। तेंदुओं के पत्ते जो बीड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसका एक बंडल, माने उसमें 50 पत्ते आते हैं, उसके आदिवासियों को बड़े सेठ 50 पत्तों का एक बंडल होता है, उसके 3 पैसे देते थे। तो जब माओवादियों ने उनके लिए संघर्ष किया, आंदोलन किया, तब बढ़कर वो 6 पैसे उनको मिले, दुगना 6 पैसे एक बंडल के। और बताते हैं कॉमरेड वेनू कि इतने सालों से हमने इतने उनके संघर्ष करें, अभियान करें, आंदोलन करें, उससे फ़ायदा ये हुआ कि अब 50 पत्तों का जो एक बंडल आता है बीड़ी बनाने के लिए, उसका अब आदिवासियों को 1 रुपया मिलता है, जो तब 3 पैसे मिलता था। तो उस तरीके से कॉमरेड वेनू ने बताया कि उन्होंने किस तरीके से आदिवासियों की सहायता करी। ये तेंदू के जो पत्ते थे, इनको उठाने का काम सरकार ठेकेदारों को देती थी। एक सीज़न में ठेकेदार करीब 1.5 लाख से लेकर 5.5 लाख तक कमा लेता था। तो ये सब बता रहे थे कॉमरेड वेनू जब लेखिका को, तो वहाँ से भागता हुआ नीलेश आया, और नीलेश डोल डोल के चल रहा था, मतलब खुद को खुजलाते हुए हिल हिल के चल रहा था, जलन सी थी उसको। तो सब उस पर हंसने लगे, और वो खुद भी हंस रहा था। वैसे तो हुआ ये था कि वो एक छत्ता सा लेकर आया था लाल चींटियों का, तो वो चींटियाँ उसको काट रही थी, तो हंसते हुए सब हंस रहे थे। तो कॉमरेड वेनू ने भी हंसते हुए लेखिका से पूछा कि आपने लाल चींटियों की चटनी खाई है? लेखिका ने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा आप खा के देखिए, बड़ा मज़ा आता है। ठीक है। नीलेश क्या बताता है, नीलेश एक आम सा लड़का था, छोटा सा। वो बताता है कि वो जहाँ से आता है वहाँ पे सलवा जुदुम का गढ़ माना जाता है, और उसका एक भाई है, वो SPO बन गया है सलवा जुदुम के साथ। SPO मतलब स्पेशल पुलिस ऑफिसर। पहले उसका भाई और उसकी माँ कैंपों में रहते थे, अब उसका भाई ने सलवा जुदुम
के साथ वो जुड़ गया है और उनके साथ ही मिलके सब लूटपाट करता है, गाँव के गाँव जला देता है। तो बताता है कि अब वो ऐसे हालात में फंस गया है कि अब वापस आना भी चाहे ना, सब लूट पाट और जितना भी मार कटाई ये सब छोड़ के वापस आना भी चाहे अपने लोगों के पास, तो उसके लोग ही उसको अपनाएंगे नहीं। तो अपने भाई की कहानी बता रहा था नीलेश। कॉमरेड वेन्नू फिर इतिहास के पाठ पर वापस आए, बताना शुरू करा कि अगला जो उनका आंदोलन था वो बल्लरपुर पेपर मिल में था। सरकार ने बम्बू निकालने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो थापर व्यवसाय समूह जो था उसको दिया था, और वो लोग बम्बू के लिए 10 पैसे देते थे आदिवासियों को। तो इन्होंने, माओवादियों ने संगठन में इन्होंने संघर्ष किया आदिवासियों के लिए, और जब आंदोलन हुआ तो उसके बाद इनको 30 पैसे मिलने लगे। 10 पैसे मिलते थे, 3 गुना हो गया, 30 पैसे मिलने लगे। तो वो बता रहे थे कि इसके बाद आदिवासियों का धीरे धीरे उन पर विश्वास आता रहा। पर तेंदू या बम्बू ये सब बहुत ही मौसमी समस्याएं थी, मौसम पे निर्भर करती थी कि बम्बू का मौसम चल रहा है या तेंदू का मौसम चल रहा है। कॉमरेड वेन्नू बताते हैं कि असली जो समस्या थी जो पूरे साल रहती थी वो थी 2, बड़े ज़मींदार और दूसरा वन विभाग। तो वन में जो सरकारी विभाग होता है वो भी आदिवासियों को बहुत दुखी करता था। उन्होंने बताया कि हर सुबह वन विभाग के लोग आते थे और आदिवासियों को रोकते थे ज़मीनों पे खेती करने से, उनकी सारी फसलें तबाह करके जाते थे, उनको मारते पीटते थे, उनकी जो महिलाएं थी उनका शोषण करते थे। तो बहुत दुखी करते थे वन विभाग के लोग आदिवासियों को। और फिर माओवादियों को समझ आया कि ये है असली दिक्कत, और फिर उन्होंने जवाब देना शुरू किया। पार्टी ने फिर आदिवासियों को और ज़मीनों पे खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया, और ज़मीनें लो आप, और ज़मीनों पे खेती करो। तो वन विभाग और गुस्सा हुआ, उन्होंने गांव के गांव जला दिए। ये बात है 1986 की। फिर उसके बाद सरकार ने क्या किया, उस इलाके को नेशनल पार्क घोषित कर दिया। तो कम से कम 60 गांव थे जिन्हों को खाली करना था अपनी ज़मीन, वहाँ से गांव खाली करके निकलना था, क्योंकि उस जगह को सरकार ने नेशनल पार्क बनाने का घोषित कर दिया था। फिर माओवादियों ने फिर उनकी सहायता करी। कैसे? नेशनल पार्क बनाने का जो अभियान था उसमें अड़चन डाली, ऑफिसरों को पकड़ लिया, ऑफिसर को पीटा और उससे अड़चन डाली, तो वन विभाग वहाँ से भाग गया। कॉमरेड वेन्नू बताते हैं कि 1986 से 2000 सन 2000 तक वन विभाग वहाँ से भाग ही गया था। इतना माओवादियों ने उनको दुखी करके रख दिया था। क्यों किया था? आदिवासियों की ज़मीन को बचाने के लिए, कि वो खेती कर सके वहाँ पे। वो बताते हैं कि इस दौरान उन्होंने 3 लाख एकड़ दिलवाई ज़मीन आदिवासियों को, जिस पे वो खेती कर सकते हैं। और बताते हैं कि आज की तारीख में डांडे कन्या के इलाके में ऐसा कोई आदिवासी नहीं होगा जिसके पास अपनी खेती करने के लिए ज़मीन ना हो। तो ये सब कॉमरेड वेन्नू और उनके लोगों ने, उस पार्टी के लोगों ने आदिवासियों के लिए करा, ये बताया उन्होंने। पर वन विभाग के जाने के बाद पुलिस आई, पुलिस का आगमन हुआ इस इलाके में, और पुलिस ने मानो खून की नदियाँ बहा दी हो। PWG के लोगों को इतने फर्जी एनकाउंटरों में मारा जिसकी कोई सीमा नहीं। इसी वजह से फिर अब PWG के लोगों ने एक और काम करना शुरू करा कि आदिवासियों की सुरक्षा के लिए जब वो अपने खेतों में सिंचाई करने जाए तो ये PWG के लोग पहरा देने जाते थे कि उनको पुलिस मार ना दे। तो ये हालात हो गए थे। तो पुलिस ने ये गंद मचाई थी, वहाँ पे इतना खून बहाया था। तो आज, मतलब उस हिसाब से उस समय जब लेखिका ने बात लिखी तो वो आज शब्द का इस्तेमाल करती है। तो आज डांडे कन्या में असली जो प्रशासन चलता है वो होती है जनता सरकार, जो आदिवासी खुद चलाते हैं। और उसमें 9 विभाग होते हैं, आपको पढ़ के बताता हूँ मैं। जैसे कि कृषि, व्यापार, उद्योग, आर्थिक, न्याय, रक्षा, अस्पताल, जनसंपर्क और स्कूल, रीति रिवाज और जंगल। इन्हीं की कमेटियों के डिवीज़न भी होते हैं। डांडे कन्या में आज ऐसे 10 डिवीज़न बनी हुई है। और आप मानिए इतना वृक्षारोपण हुआ, इतने पेड़ उगाए गए इस वजह से
इतना वृक्षारोपण हुआ कि सरकार को भी मानना पड़ा कि हाँ भाई और चीज़ों में दिक्कत होगी, पर वृक्षारोपण तो बहुत हुआ है और जंगल बड़ा बहुत है। पार्टी ने जब न्याय और हिस्सेदारी की बात करी तो इससे सबसे पहले दिक्कत जो थी वो गाँव के मुखिया और ज़मींदारों को हुई। जो मुखिया थे उनको अपनी वैसे तो सत्ता जाने का डर था, पर जो मुखिया थे सबसे पहले उन्हीं के खेतों में कटाई होती थी। सब लोग मिलके पहले उनके खेतों की कटाई करते थे, फिर ही कोई अपने खेत काट सकता था। और जो भी उस मौसम की सबसे पहली फसल निकलती थी सब उसका एक छोटा छोटा हिस्सा मुखिया के घर पे देकर आते थे। पार्टी की बात मानकर लोगों ने ये बंद किया और इसी वजह से मुखिया और ज़मींदारों को लगने लगा कि अब ये दिक्कत की चीज़ हो रही है और उनको पार्टी से दिक्कत होने लगी। फिर आए महेंद्र कर्मा, सबसे बड़े ज़मींदार थे उस इलाके के, जब और बाद में वो सलवा जुदुम के स्थापक भी बने। तो उन्होंने क्या किया, बाकी ज़मींदारों के साथ मिलकर 300 लोगों की टुकड़ी बनाई और शुरू किया जन जागरण अभियान। इस अभियान के चलते वो क्या करते थे, नाम का अभियान था वैसे तो, वो जाते थे गांव में, लूटपाट मचाते थे, गांव के गांव जला देते थे, लोगों को मारते थे और औरतों का शोषण करते थे। ये काम करते थे वो लोग। और इसका पीडब्ल्यूजी ने विरोध किया और हिंसक तरीके से विरोध किया। इससे उन्होंने काफ़ी सारे ज़मींदारों को मार गिराया और इससे उनके अभियान पर चोट पड़ी। ज़मींदारों का जो अभियान था उस पर चोट पड़ी। 2005 में भाजपा सरकार आई छत्तीसगढ़ में और उन्होंने 2 बड़ी डील साइन करी। मैं पढ़ के बताता हूँ। एक थी 7,000 करोड़ की डील एसआर स्टील के साथ और दूसरी टाटा स्टील के साथ 10,000 करोड़ की स्टील। ये थी आपकी लोहांडीगुड़ा इलाके में। तो 2005 में महेंद्र कर्मा ने एक बैठक बुलाई बड़े ज़मींदारों की और सलवा जुदुम की स्थापना करी। सलवा जुदुम की जब इन्होंने स्थापना करी तो उनका उद्देश्य क्या था कि गांव में जाओ, लूटपाट मचाओ, जला दो, इस तरीके से कि जो मजबूर आदिवासी लोग हैं उनको शरणार्थी शिविर में जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही ना बचे उनके लिए। सरकार ने उनका पूरा समर्थन करा, प्रदेश ने अपनी पुलिस के द्वारा उनका पूरा समर्थन किया और वहाँ के मुख्यमंत्री जो थे 2005 के, नाम पढ़ के बताता हूँ मैं, रमन सिंह, उन्होंने कहा कि जो भी माओवादी शरणार्थी शिविर में ना आए अपने गांव छोड़ के, वो सारे के सारे नक्सल हैं जो जंगल में छुपे हैं और उनको मार गिराया जाएगा। मतलब अगर आपकी बात सुन के वो शरणार्थी शिविर में नहीं आते, अपनी ज़मीन पर रहते हैं, तो उनको मार दिया जाएगा सिर्फ अपनी ज़मीन पर रहने की वजह से। लेखिका को फिर 1 कप चाय दी किसी ने और फिर एक रिकॉर्डिंग सुनाई। वो रिकॉर्डिंग क्या थी, उसमें जो बीजापुर के एसपी थे वो कह रहे, अपने अफसरों को बता रहे कि जो भी आम आदिवासी शरणार्थी शिविर में आने के लिए मना करते और अपने गांव छोड़ने के लिए मना करते, उसे उसी वक्त गोली मार दीजिए। और जो भी पत्रकार नक्सलवादियों से बात करता हुआ आपको दिख जाए, उसे भी गोली मार दीजिए। उसी दौरान सलवा जुदुम ने 100 से ज़्यादा गांव जला दिए। ये जो काम कर रहे थे ये लोग दक्षिण दांतेवाड़ा के इलाकों में कर रहे थे और ये वही इलाका था जहाँ एसआर स्टील का प्लांट लगने वाला था। अब ये एक संयोग तो है नहीं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि डर के मारे 60,000 लोगों ने शिविर में शरण ले ली, 60,000 आदिवासियों ने, जिसमें से 3,000 लोग एसपीओ भर्ती हो गए। एसपीओ क्या था, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, और 15,000 रुपये की तनख्वाह पे वो भर्ती हो गए। और क्या काम करते थे, वो दिहाड़ी मजदूर होते थे, आंध्र या उड़ीसा के ज़्यादातर, और यहाँ 15,000 की तनख्वाह मिल रही है। काम क्या है, जाके गांव जलाने हैं, औरतों का शोषण करना है, लोगों को मार गिराना है, ये उनका काम होता था। और जो आदिवासी थे जिन्होंने समर्पण नहीं कराए, वो पता है कितनी मुश्किल में आ गए थे कि जंगलों में छुप छुप के उनको रहना पड़ रहा था। सिर्फ सुबह के समय वो अपने खेत में पानी डालने जाते थे, इसके अलावा जंगल से निकलते ही नहीं थे और छुप के समय बस बिता रहे थे अपना, क्योंकि क्या था, उनको देखते ही मार गिराने का ऑर्डर आया हुआ था। सलवा जुदुम ने अपने कैंप बना लिए और माओवादियों ने उस पर हमला किया। आपको बताता हूँ, 26 जनवरी 2006 में माओवादी जो PLGA था, पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, उन्होंने गंगलौर पुलिस कैंप पर हमला किया, 7 लोगों की हत्या करी। फिर इराबोर के जो सलवा जुदुम कैंप था
उस पर हमला किया, 20 लोगों की हत्या करी और 150 घायल। 13 दिसंबर 2006 बसागुड़ा के कैंप पर हमला किया, 3 एसपीओ और 1 कांस्टेबल खत्म, मार दिए गए। 15 मार्च 2007 को 120 पीएलजीए सैनिक गए और रानी बुदोली कन्या आश्रम पर हमला किया। अब आपको लगेगा कन्या आश्रम में मतलब यहाँ तो छोटी छोटी बच्चियाँ होंगी, नहीं, वहाँ पे छत्तीसगढ़ पुलिस और एसपीओ ने छोटी छोटी बच्चियों को ढाल बना के रखा हुआ था। 55 पुलिस वाले एसपीओ मिलाकर पीएलजीए ने मार गिराए। और आप मानिए कि एक भी छोटी बच्ची को चोट भी नहीं आई। पर शहरी जगहों पे इसकी बड़ी निंदा होने लगी। क्यों? क्योंकि स्कूलों पर हमला करा है। आप ये भी तो देखो कि आम हालात नहीं है वो। स्कूल में आपने लड़कियों के पीछे खुद को ढाल बना के बचाया हुआ है और सलवा जुदुम के लोगों ने, माओवादी आए, सलवा जुदुम के लोगों को मारा, बच्चियों को छुआ तक नहीं, उनको इतनी खरोच भी नहीं आने दी, और आपने माओवादियों को गलत बोल दिया। ये वही सलवा जुदुम है जिन्होंने 100 गांवों को जलाया है। पर इतना पिटने के बाद सलवा जुदुम का थोड़ा जो मनोबल था वो कम होने लग गया। अब वो डर के रहने लगे थोड़ा सा, और उसके बाद से अब रात को ही निकलते थे वो हमला करने, वरना सुबह के समय वो ज़्यादातर छुप कर ही रहते थे, सलवा जुदुम के लोग भी। अब सरकार ने फिर फौज की तैनाती कर दी। पढ़ के बताता हूँ। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, कोबरा, स्कॉर्पियन, ग्रे हाउंड, इन सब की तैनाती कर दी। जो आपकी कृषि रिपोर्ट थी, एग्रेरियन रिलेशन रिपोर्ट थी, उसके ड्राफ्ट में लिखा गया कि जो सलवा जुदुम की जो सबसे पहले 2 निवेशक थे वो थे एसआर स्टील और टाटा स्टील। वही 2 लोग जिनके साथ भाजपा सरकार ने डील करी थी 7,000 करोड़ और 10,000 करोड़ की। वो निवेशक थे सलवा जुदुम के जो कार्य थे उनके में। ये जो रिपोर्ट थी एग्रेरियन रिलेशन नाम की जो सरकारी रिपोर्ट थी, उसके ड्राफ्ट में थी ये चीज़ें। पर जब फाइनल रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट जब छापी गई तो ये हिस्सा हटा दिया गया कि एसआर स्टील और टाटा स्टील सलवा जुदुम में निवेशक थे सबसे पहले। टाटा की नज़र लोहांडीगुड़ा नाम की एक जगह पे थी। वहाँ पे नक्सलों का कोई प्रभाव नहीं था, सिर्फ आम आदिवासी रहते थे, कोई नक्सल नहीं था। पर जब वहाँ पे उन्होंने अपनी नज़र गड़ाई और लोगों को निकलने के लिए बोला गया, तो कॉमरेड जूरी ने बताया, कॉमरेड जूरी नाम है, उन्होंने बताया कि लोगों ने अपने घरों के बाहर पेंट करना शुरू कर दिया कि नक्सल आओ हमें बचाओ। ये लिखा था उनमें, नक्सल आओ हमें बचाओ। उससे पहले वहाँ नक्सल का कोई प्रभाव नहीं था, पर टाटा स्टील के आने के बाद ये होना शुरू हुआ। जूरी ने बताया कि कुछ ही महीने पहले एक हत्या हुई है विमल मेश्राम नाम के इंसान की। वो पंचायत का उप मुखिया था। कहते हैं वो टाटा का आदमी था। करता क्या था वो गांव वासियों को ये समझा क्या रहा था, उनको मजबूर कर रहा था कि अपनी ज़मीन छोड़ दे, जो मुआवजा मिल रहा है ले ले। तो जूरी बताती है कि उन गांव वासियों ने उनको बताया कि हमें नहीं चाहिए टाटा यहाँ पे, हमें नहीं चाहिए वो लोग यहाँ पे, हमें अपनी ज़मीन चाहिए। और जूरी पीएलजीए का हिस्सा भी नहीं थी, जूरी सीएनएम का हिस्सा थी। सीएनएम क्या था? चेतना नाट्य मंच। ये एक सांस्कृतिक संगठन था उनका, माओवादियों का क्या, आदिवासियों का, चेतना नाट्य मंच। तो सोचिए, जो माओवादी फौज का हिस्सा नहीं भी थी लड़की, वो भी ये बात कह रही है कि हमें टाटा यहाँ नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए यहाँ बड़ी खदानें, यहाँ बड़े स्टील प्लांट, हमें बस अपने गाँव में शांति से रहने दो। इस समय लेखिका के मन में ख्याल आया कि जो माओवादी हिंसा है उसके खिलाफ थोड़ा निंदा करे कि हिंसा तो सही नहीं है। पर उन्होंने फिर सोचा कि माओवादी करें क्या और ये आदिवासी करें क्या, इनकी कोई सुनवाई तो है नहीं, क्या ये जंतर मंतर में जाके आंदोलन करें या कोर्ट में अर्जी डालें, कोर्ट सुनेगा इनकी, या अनशन पे चले जाएं, भूख हड़ताल करें, कौन सुन रहा है इनकी? क्या इनके पास हिंसा के अलावा कोई विकल्प है भी? ये सोचा जब लेखिका ने तो वो शांत रह गई। उन्होंने कहा रहने देते हैं, निंदा नहीं करते, क्योंकि शायद से इन आदिवासियों के पास शायद से कोई विकल्प और है ही नहीं, इनकी सुनवाई कहाँ है। रात हो चली थी, मंगटू आया लेखिका के पास और बोला आप बैग बांध लो अपना। पानी भर दिया उनके लिए
पीने का और बोला अब हमें चलना है। फिर एक बहुत बड़ी सी सीटी बजी और सारे कॉमरेड एक साथ लाइन में लग गए निकलने की तैयारी में। कॉमरेड वेणु मिले लेखिका से और बोला, उनका धन्यवाद किया कि आप आई यहाँ पे हमारी समस्या समझने, उसका शुक्रिया, पर हमारा सफ़र अब यहीं तक था, अब हमें निकलना होगा। कॉमरेड वेणु अलग निकल गए और फिर राजू के साथ, कॉमरेड राजू के साथ और उसकी पूरी टोली के साथ लेखिका अलग अब चल पड़ी आगे का सफ़र पूरा करने। कॉमरेड राजू पहले रायपुर में 18 साल तक वकालत करते थे, वकील थे वो, और उनकी जो पत्नी थी वो दोनों ही पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। इसी वजह से उनकी पत्नी को पुलिस उठा के ले गई, मारा पीटा और उनकी कोई पेशी नहीं करी अदालत में। जो छत्तीसगढ़ पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत पुलिस को पूरा अधिकार था कि बिना पेशी के भी उनको कितने दिन तक भी हिरासत में रखा जा सकता है। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उनको पुलिस स्टेशन में बिठा के इतनी लंबी उनसे तहकीकात करी और उनको इतनी देर तक सवाल पूछे गए कि बच्चे को परेशान कर दिया गया। बच्चों ने क्या करा, फिर अपने चाचा के साथ जाके रहने लगे। तब से कॉमरेड राजू आदिवासियों के पास आ गए और उनके साथ काम करने लगे। लेखिका बताती हैं कि उनको देख के हैरानगी हुई कि कोई इंसान में इतनी शक्ति और साहस कैसे हो सकता है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी। रात हो चली थी, सब लोग वहाँ से निकल पड़े, अपने सर पे सारा सामान ढो लिया था और आगे चल पड़े थी। लेखिका बताती है कि वहाँ पे एक भी सामान नहीं पड़ा हुआ था उनके जाने के बाद। मतलब इतनी सफाई करके ये लोग वहाँ से निकले थे, एक भी सामान ज़ाया नहीं होने देते, हर चीज़ को फिर से इस्तेमाल करना है इनको। कहती है सफाई इतनी थी कि कोई फिर से आ जाए वहाँ पे तो वो देख के बता भी नहीं पाए कि यहाँ पे 100 माओवादी थे। इतनी सफाई थी वहाँ पे कि शहरी कोई इंसान आ जाए वहाँ पे तो शर्म के मारे मर जाए कि इतनी सफाई कैसे रख सकते हैं ये लोग। आगे चल पड़े। कॉमरेड राजू ने बताया कि वो एक आयोजन में जा रहे हैं, एक समारोह हो रहा है, भूमकाल आंदोलन के 100 साल पूरे हो रहे हैं, उसके लिए एक आयोजन हो रहा है और सब निकल पड़े। भूमकाल आंदोलन को 100 साल हो गए थे। कॉमरेड राजू ने इतिहास बताया कि जो कोया आदिवासी थे उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ 100 साल पहले ये आंदोलन किया था, तो उसी की जयंती थी जिसके समारोह में ये लोग जा रहे थे। फिर कॉमरेड लेंग से मुलाकात हुई तो कॉमरेड लेंग ने लेखिका को बताया कि वो CNM मतलब चैतन्य नाट्य मंच का हिस्सा है और कह रहे 10,000 हमारे पास लोग जुड़े हुए हैं। कह रहे हमने 100 हज़ारों गीत लिखे हैं और एक किताब भी लिखी है। तो वो बता रही थी कि अगर आप पढ़ना चाहें लेखिका को तो आप ज़रूर पढ़ें। तो चैतन्य नाट्य मंच जो CNM है उनका इतना प्रभाव था, सांस्कृतिक समूह था वो एक। वहाँ पहुँचे तो लेखिका को एक बम्बू का चबूतरा मिला, दिखा वहाँ पे, जिस पे निशान बना हुआ था, माओवादियों का निशान होता है, एक हथौड़ा और एक दराती, ऐसे निशान बनाते हैं, इनका एक निशान होता है अपना। तो वहाँ देखे तो वहाँ पे कई 100 लोग आए हुए थे अलग अलग समूह से, आदिवासी समूह से। काफ़ी लोग पहले से आ गए थे, आग वाग जला के खाना बना रहे थे। धीरे धीरे और लोग आते रहे और सूर्योदय होते होते वहाँ पे काफ़ी भीड़ जमा हो चुकी थी। उनका खुशी का उत्सव था मनाने, काफ़ी लोग आ गए थे। बहुत से लोग ऐसे थे जो अपने परिवारों से महीनों से नहीं मिले हैं, उन्होंने मिले, आके गले मिले सब लोग। सब ने एक दूसरे को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम बोला। लेखिका फिर कॉमरेड नर्मदा, कॉमरेड रूपी और कॉमरेड मासी के साथ बैठ के चाय पीने लगी। तो कॉमरेड नर्मदा अपने किस्से सुना रही थी जब वो क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन की जो मुखिया थी वो नहीं थी तब। तो बताई कि बहुत पहले पार्टी में भी बराबरी नहीं होती थी। 70 के दशक का उन्होंने बताया, उदाहरण दिया कि उस समय भी पुरुषवाद बहुत था पार्टी में। तो उसके लिए क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन ने कैसे पार्टी के अंदर ही इनकलाब लाए। कह रहे अभी काफ़ी चीज़ें ठीक कर दी हैं पर अभी भी काफ़ी चीज़ें ठीक करनी बची हैं। जैसे कि उदाहरण देता हूँ कि महावारी के दिनों में औरतों को गांव से बाहर भेज दिया जाता था, वो रोका। क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन ने वो रोका। पार्टी में औरतों की हिस्सेदारी कैसे बढ़े उस पर काम किया। पुरुषवाद की और चीज़ें कैसे कम करी जाए, पार्टी में ज़्यादा महिलाएं कैसे आए, इन सब पे काम करा। तो ये वो अपने किस्से बता रही थी लेखिका को कि उन्होंने, कॉमरेड नर्मदा ने,
किस तरह क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन के साथ जुड़कर ये सारी चीज़ें करी। और असली में संगठन यही होता है कि आपको अपनों से भी डर नहीं है, आपको पता है पार्टी हमारी अपनी है, परंतु उसके अंदर भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा के उसको ठीक किया गया। यही तो सही में लोकतंत्र है। दोपहर हो चली थी और एक और टुकड़ी आई पीएलजीए की, जिसका नेतृत्व सुखदेव नाम का एक लड़का कर रहा था। लेखिका बताती हैं कि सुखदेव के कपड़ों से वो माओवादी लग ही नहीं रहा था, वो एक सेल्समैन लग रहा था, शर्ट पैंट पहने हुआ। सुखदेव पार्टी का प्रचारक था, प्रवक्ता था। बाहर जाके पार्टी का जो उद्देश्य है वो बताता था लोगों को और उनकी मजबूरियां सुनकर आता था वापस। तो सुखदेव ने लेखिका को बताया कि वो कहाँ गया था। वो गया था आपका केशकल घाट। केशकल घाट के लोगों से मिलने गया था वो बताता है कि केशकल घाट में अभी अभी खबर आई है 3 लाख टन बॉक्साइट पाया गया है। तो वहाँ के लोग इस बात से परेशान है कि उनको भी गांव छोड़ना पड़ेगा, तो उन लोगों से मिलने गया था और फिर वापस आके अब बातचीत करेगा इस बारे में। तो ये बताया सुखदेव ने। केशकल घाटों में जो बॉक्साइट पाया गया है 3 लाख टन, इस पर नज़र थी वेदांत नाम की एक कंपनी में, जिनका पहले आपको जिक्र किया है मैंने, और उन्होंने किस किस तरह के काम करे मैं आपको पता ही है, बता चुका हूँ पहले आपको। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा था वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, जिस वजह से उन्होंने सुखदेव को बुलाया और सुखदेव वहाँ उनसे बात करके वापस आया। फिर महिला संगठन की बात पर वापस आए तो पता चला कि जब पुलिस द्वारा दमन किया गया तो महिला संगठन बहुत ही मजबूती से पुलिस के खिलाफ खड़ा रहा। उनकी जो टुकड़ी थी उसका वहाँ मौजूद होना ही वहाँ की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात थी और बहुत ही बल के साथ, दिमाग के साथ उन्होंने पुलिस का सामना किया और कितने ही पुलिस वालों को मार गिराया। महिला संगठन में ज़्यादातर जवान और थोड़ी छोटी उम्र की महिलाएं ज़्यादा थी और ये वो थी जिनका अपने घर में दम घुटता था, नाइंसाफ़ी के द्वारा, क्रूरता की वजह से, इन सब की वजह से अपने घर में जब उनका दम घुटता था तो उन्होंने महिला संगठन से जुड़ गए वो। और आप विश्वास मानिए कि इतना बल था इस संगठन में कि पुलिस इनका नाम सुनते ही कांपती थी। आज पीएलजीए में 45% महिलाएं हैं और ये इतनी मजबूत हैं कि पुलिस और फौज इन पर हमला करने से पहले 2 बार सोचती हैं। कॉमरेड रिंकी ने बताया कि उनका जो गांव है कोरमा नाम से गांव है, उन पे 2005 में नागा बटालियन और सलवा जदुम ने हमला कर दिया, पूरा गांव जला डाला, सबको मार डाला। उसकी जो सहेलियां थी 2 छोटी छोटी, लुक्की और सुक्की, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है, बट उनका बच्चियों का शोषण किया और फिर उनको मार डाला। सब कुछ नागा बटालियन और सलवा जदुम इन्होंने। कॉमरेड अजीता बताती हैं कि उनका जो गांव था उसका नाम था कोरसील। वहाँ पे सलवा जदुम ने लोगों को पता है कैसे मारा? नहर में डुबा के। ये सब हाल करती थी सलवा जदुम वहाँ पे, और फौज जो भी नागा बटालियन, कोबरा, ग्रेहाउंड, ये सब थे। सुखदेव जो पार्टी का प्रचारक था और प्रवक्ता था, वो अपने पास एक छोटा सा कंप्यूटर और एक MP3 रिकॉर्डर रखता था। उसमें सारी रिकॉर्डिंग थी कि कब कब मीडिया में आदिवासियों के खिलाफ कौन कौन सी घटना किस किस तरीके से, किस किस प्रकार से प्रसारित करी गई हैं, कौन कौन से गलत तथ्य बताए गए हैं और उनका सही तथ्य है क्या। तो ये सारी वो अपने पास रिकॉर्डिंग रखता था। प्रचारक था पार्टी का, प्रवक्ता था, तो उसको रखनी पड़ती थी। भूमकाल का समय आ गया था, ढोल बजने शुरू हो गए थे, ढोल की आवाज़ बढ़ती चली गई थी। सब लोग रंग बिरंगी पोशाकें पहन के आए थे। जो आदमी थे उन्होंने अपने सरों पर पंखों से टोपियाँ बना के, चेहरों पर पेंट करके ये सब लाए थे। औरतों ने भी काफ़ी सारी खूबसूरत रंग की साड़ियाँ पहनी थी, विभिन्न रंगों की, और सब एक साथ नृत्य करने लगे। काफ़ी सारे टुकड़ियों ने, अपनी मंडलियों ने नृत्य पेश किया, नाटक पेश किए, वरिष्ठ नेताओं ने भाषण दिया और धीरे धीरे नाचते नाचते सब पास आने लगे, जश्न में खो गए और सभी नाचते लगे।
कितना अच्छा लगता है कि जो आदिवासी इतने पीड़ित हैं, थोड़ी देर के लिए अपनी पीड़ा को भुलाकर जश्न में नाचते हुए। थोड़ी देर बाद लेखिका वापस अपने कैंप में चली गई। नाच गाना तो चलता रहा, आवाज़ भी आ रही थी पीछे से नाच गाने की, पर वो अकेले बैठ के, अकेले लेट के आसमान को देख के ये सब सोचने लगी, कितने आम लोग हैं ये लोग, अपनी परेशानियों से उलझ रहे हैं, पर इनको उग्रवादी इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि ये हिंसा का प्रयोग करते हैं। हिंसा का प्रयोग क्या यही करते हैं? सरकार नहीं करती। सरकार ने अपनी फ़ौज के द्वारा कितनी हिंसा का प्रयोग करा है। कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार, बंगाल और ये आपका असम, मणिपुर, नागालैंड, हर जगह सरकार ने कितना हिंसा करी है सिर्फ कानून की आड़ में। पर उग्रवादी ये लोग हैं। क्या हिंसा का हक सिर्फ सरकार को ही है? ये लोग अपने हक के लिए हिंसा नहीं कर सकते। ये लेखिका के विचार थे, वो सोच में पड़ गई। सुबह हो गई थी, नाच गाना अभी भी चल रहा था। फिर लेखिका की मुलाकात कॉमरेड डॉक्टर से फिर से हुई। लेखिका ने पूछा कि यहाँ पे क्या हालात है चिकित्सा के। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ पे कोई सुविधा तो है नहीं चिकित्सा की, और लोगों में बीमारियाँ हैं और बहुत है। कहते हैं टीबी तो बहुत ज़्यादा ही है, ऑस्टियोपोरोसिस, आपका मलेरिया, ये सारी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और इनकी सहायता के लिए, इनकी सुविधा के लिए कोई चिकित्सा नहीं है यहाँ पे। कोई ना अस्पताल, ना क्लिनिक। कोई आए अगर डॉक्टर मदद करने तो उसे भी माओवादी बोल के मार दिया जाता है। ये सब सुन के लेखिका थोड़ी परेशान सी हो रही थी। फिर कॉमरेड डॉक्टर के भी निकलने का समय हो गया। कॉमरेड राजू भी लेखिका के पास आए कि अब चलने का समय हो गया है। सब ने अपना सामान बांधा, सब निकलने को तैयार हो गए, निकलने लगे, और सब ने एक दूसरे को लाल सलाम बोला और निकल पड़े। थोड़ी दूर आगे चले तो एक नहर के किनारे इन सब ने अपना कैंप लगाया। महिलाएं और पुरुष अलग अलग बारी बारी से जाके नहा कर आए, और नहाने आने के बाद काफिला आगे चल पड़ा। नया दिन, नया सवेरा। लेखिका की मुलाकात फिर चमरी से हुई। चमरी कॉमरेड दिलीप की माँ थी, वही कॉमरेड दिलीप जिनकी पुलिस ने हत्या कर दी थी, खबरों में भी आया था। जब हत्या कर दी तो उसकी माँ को उसका शव भी नहीं दिया। उसका शव को एक लंबे लोहे की रॉड पे रस्सी से बांध के गाड़ी के पीछे लटका के ज़मीन पे घिसकते घिसकते गाड़ी को ले गए। उसकी माँ उसके पीछे दौड़ने लगी। उसकी माँ को उसका शव भी नहीं दिया। ले जाना ज़रूरी था पुलिस के लिए वो शव, क्योंकि पुलिस को प्रति शव पैसे मिलते थे। जितने ज़्यादा शव आप लेकर आएंगे उतने पैसे आपको मिलेंगे। चमरी ने पता है क्या बोला लेखिका से, और ये बड़ी अजीब बात है इतनी बूढ़ी औरत के मुंह से निकलने के लिए, पर पता नहीं मतलब सही है या गलत, पर उसकी इच्छाओं के हिसाब से तो बिल्कुल सही था। उन्होंने बोला कि खून का बदला ना खून से ही लिया जाएगा। जनतना सरकार के लोगों से बात करके लेखिका को और भी बहुत कुछ पता चला। बताते हैं वो लोग कि पुलिस 300-400 की संख्या में आती है और गाँव को घेर लेती है रात भर में। कभी कभी तो हज़ारों की संख्या में भी आती है। और वो क्या करते हैं, सीधा गांव में घुस नहीं पाते, क्योंकि गांव में अलग अलग जगह माओवादियों ने ना जाल बिछाए होते हैं। पुलिस के घुसते ही उनको पता चल जाएगा, पकड़े जाएंगे, कुछ बम फट जाएगा, ये सब जाल लगाए होते हैं उन्होंने। तो पुलिस क्या करती है, रात भर में पूरा घेर लेती है, और सुबह उठती पहला गाँववासी जो भी निकले गाँव के बाहर, सीमाओं से बाहर, उसे पकड़ लेंगे, दबोच लेंगे कि अब भाई तू लेकर चल हमें अंदर। क्यों? क्योंकि उसको तो पता होगा कौन सी जगह क्या जाल लगा हुआ है, वो बचा बचा के लेके जाना पड़ता है उसको। पुलिस के साथ यहाँ पे एसपीओ भी आए होते हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर। और आपको तो पता ही है एसपीओ कौन थे, पहले वो आदिवासी ही थे, 15,000 की तनख्वाह में लग गए पुलिस के साथ। एसपीओ को लाना इसलिए ज़रूरी था कि गाँव वाले को लूटना तो है ही पुलिस को, तो गाँव वालों का सोना या उनके पैसे या कीमती चीज़ें कहाँ रखी होती हैं, किस जगह छुपा के रखते हैं, वो एसपीओ को पता होता था। तो उनको लाना भी इसलिए ज़रूरी है कि भैया हमें बताओ कहाँ पे है सामान। और ऐसे आके गांव में लूटपाट मचाते थे। उसके बाद कुछ लोगों को पकड़ के भी ले जाते थे कि उनकी रिहाई के बदले फिरौती वसूल की जाए। ये व्यवहार करती थी पुलिस इतनी संख्या में आके।
हालात ऐसे हो गए थे कि अब आदिवासी अपने गांव से निकल के अपने खेतों में पानी डालने भी नहीं जा पा रहे थे बिना पीएलजी के। पीएलजी की मदद से ही वो जा पाते थे। इन लोगों का गांव से निकलना मुश्किल हो गया था, बाज़ार जाके सामान खरीदना मुश्किल हो गया था। बाज़ार के हर कोने पे पुलिस के मुखबिर खड़े होते थे। और आप सोच के देखिए, जो बताया है इन्होंने, जनता सरकार वालों ने, कि पुलिस वालों ने दवाई की दुकान वालों को सख्त हिदायत दी थी, बिल्कुल मना कर दिया था कि अगर कोई आदिवासी आपसे दवाई लेने आए तो उसे आप दवाई नहीं देंगे। इतना मुश्किल कर दिया था इन लोगों के लिए जीना, दवाई तक बंद कर दी थी। लेखिका ने फिर कुछ आराम किया और कॉमरेड राजू के नेतृत्व में फिर वो टोली आगे चल पड़ी। तब तक वर्षा शुरू हो गई थी, तो बारिश के होने से सब कुछ गीला गीला भी होना शुरू हो गया था। आखिरी रात जब हुई तब इन्होंने एक पहाड़ के नीचे अपना कैंप लगाया। खड़ी पहाड़ी थी बिल्कुल, और अगले दिन उसकी चढ़ाई करनी थी। पहाड़ को पार करते ही एक सड़क आ जाती जिस पे वही 2 मोटरसाइकिलें इनको बिठाकर ले जाती। अगले दिन चढ़ाई पे सब लोग नहीं गए, सिर्फ 5 लोग थे लेखिका को मिला के, कॉमरेड नर्मदा, कॉमरेड चंदू और भी 2-3 लोग थे। इन्होंने लेखिका को 2 पैकेट बिस्किट के दिए और उनके लिए कविता लिखी थी तो वो कविता भी दे दी। सब ने एक दूसरे को लाल सलाम किया और ये 5 ऊपर चढ़ पड़े पहाड़ी पे। मंगटू जो छोटा सा बच्चा था, आपको याद होगा, वो भी इनके साथ ही था। सब पहाड़ी के ऊपर चढ़े। लेखिका को लेने फिर 2 मोटरसाइकिल वाले आए और लेके चले गए। तो इनकी जो साथ में इनका जो सफ़र था उसका यहीं अंत हुआ। और इसी के बाद घर आके लेखिका ने फिर ये पूरा निबंध लिखा है इसके ऊपर कि कैसा उनका अनुभव था, जिससे वो निबंध हम लोग सब पढ़ें और सीखें कि आदिवासियों की दिक्कतें कैसी थी, कितना जुल्म ढाया जा रहा था उनके ऊपर, जिसकी वजह से उन्होंने हिंसा चुनी, और किस किस तरीके से उन्होंने अपने इलाकों में काम करा, लोगों के हक के लिए काम करा। क्यों सड़ता है अनाज? चूहे कुतर रहे होते हैं, जला दिया जाता है। पता है क्यों होता है? क्योंकि अनाज को जला देना ज़्यादा सस्ता है बजाय उसे करोड़ों लोगों तक पहुंचाना। वो महंगा पड़ता है।